हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। साथियों, टीजीटी पीजीटी भारतीय इतिहास रिमाइंडर सीरीज के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आपकी आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता भर्ती, जीडीएस भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, केवीएस, एनबीएस और नेट जेआरएफ की परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्यों को इंक्लूड करने वाले महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के विविध पार्ट 1 के तहत महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को। तो आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, कर्णावती नगर स्थापित किया गया था। तो साथियों, कर्णावती नगर चालुक्य वंश के शासकों के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, कर्णसागर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो कर्णसागर झील का निर्माण चालुक्य वंश के शासक कर्ण ने कराया था। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखकों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। पंच सिद्धांतिका के लेखक बराह मिहिर हैं। काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर हैं। विशुद्धि मग्ग के लेखक बुद्ध घोष हैं। वही कादंबरी के लेखक बाणभट्ट हैं। अगला प्रश्न है, कलिंगत पुराण का लेखक कौन था? तो जयगोंडन था। अगला प्रश्न है, प्रबोध चंद्रोदय की रचना किसके द्वारा की गई है? तो प्रबोध चंद्रोदय की रचना कृष्ण मिश्र के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में कंचुकी नामक पद का प्रयोग किसके लिए होता था? तो कंचुकी नामक पद का प्रयोग अंतःपुर के प्रभारी के लिए होता था। अगला प्रश्न है, खगोलीय प्रणाली पर आधारित लेख क्या है? तो खगोलीय प्रणाली पर आधारित लेख है पंच सिद्धांतिका। अगला प्रश्न है, हिंगलाजगढ़ प्रमुख केंद्र था? तो हिंगलाजगढ़ प्रमुख केंद्र परमार कला का था। आगे देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। गिरनार शिलालेख रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है। वहीं नासिक का शिलालेख पुलवामी से संबंधित है। इलाहाबाद का स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। भीतरी स्तंभ लेख भी स्कंदगुप्त से संबंधित है। अगला प्रश्न है, नेत्य प्रकरण ग्रंथ किससे संबंधित है? तो नेत्य प्रकरण ग्रंथ महात्मा बुद्ध के उपदेशों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, विक्रमांक देव चरित का लेखक कौन था? तो विक्रमांक देव चरित का लेखक बिल्हण है। अगला प्रश्न है, प्रबोध चंद्रोदय की रचना कब हुई थी? तो प्रबोध चंद्रोदय की रचना चंदेल शासकों के राज्यकाल में हुई थी। अगला प्रश्न है, जैन ग्रंथ कुवलयमाला का लेखक कौन था? तो जैन ग्रंथ कुवलयमाला का लेखक उद्योतन सूरि था। अगला प्रश्न है, उज्जैन, खजुराहो, कोणार्क व रामगढ़ में से मंदिर वेश्यावृत्ति का प्रमाण कहां से प्राप्त होता है? तो मंदिर वेश्यावृत्ति का प्रमाण रामगढ़ गुहालेख से प्राप्त होता है। कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्फा प्रशस्त उत्कीर्ण की गई है। तो कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्फा प्रशस्त जो है प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण है। अमरावती का महास्तूप मूल रूप से कब स्थापित हुआ था? तो अमरावती का महास्तूप मूल रूप से अशोक के काल में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक किस भाषा में लिखी गई है? तो नेचुरल हिस्टोरिका लैटिन भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, पुराण का धरण प्रकार की मुद्रा में धातु प्रयुक्त होती थी? तो पुराण का धरण प्रकार की मुद्रा में रजत धातु प्रयोग होती थी। वैष्णव, शैव, लिंगायत व शाक्त में से श्री चक्र किससे संबंधित है? तो श्री चक्र का संबंध शैव शाक्त धर्म से है। अगला प्रश्न है, सांची के मंदिर क्रमांक 17 के गर्भगृह का आकार कैसा है? तो सांची के मंदिर के क्रमांक संख्या 17 के गर्भगृह का आकार वर्गाकार यानी चौकोर है। अगला प्रश्न है, भाषा, लिपि, अभिलेख व सिक्का में से आहत यानी पंचमार्क किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो पंचमार्क शब्द का प्रयोग सिक्का के लिए किया जाता था। अगला प्रश्न है, संस्थागार क्या था? तो संस्थागार सभा भवन के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक शब्द था। हिरण्य स्तूप शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ है? तो हिरण्य स्तूप शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। आप सभी लोग जानते हैं ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अगला प्रश्न है,
यौधेयों, पार्थियनों, सातवाहनों व पश्चिमी क्षत्रपों में से पोटीन के सिक्के किसने जारी किए थे? तो पोटीन के सिक्के जो हैं वो सातवाहन वंश के शासकों ने जारी किए थे। सातवाहन वंश के शासकों ने सबसे ज्यादा भूमि दान जो है वो किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ललितादित्य ने शासन किया था? तो ललितादित्य ने कश्मीर राज्य पर शासन किया था। संस्कृत काव्य सेतुबंध का ग्रंथ का लेखक कौन था? तो सेतुबंध काव्य ग्रंथ लेखक प्रवरसेन द्वितीय था। भारत में प्राचीनतम वृत्ताकार मंदिर कहाँ मिला है? तो भारत में प्राचीनतम वृत्ताकार मंदिर जयपुर के बैरोट में पाया गया है। अगला प्रश्न है, हर्मिका का संबंध किससे है? तो हर्मिका का संबंध स्तूप से होता है। अगला प्रश्न है, योग सूत्र के रचयिता कौन है? तो योग सूत्र के रचयिता पतंजलि हैं। वहीं प्राकृत प्रकाश का लेखक कौन है? तो प्राकृत प्रकाश का लेखक वररुचि हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तक द वंडर दैट वाज इंडिया के रचयिता कौन है? तो द पुस्तक द वंडर दैट वाज इंडिया के रचयिता जो हैं A.L. वाशम हैं। अगला प्रश्न है, कुटिल लिपि को जाना जाता है? तो कुटिल लिपि को सिद्ध मातृका लिपि के नाम से जाना जाता है। महिला अलवार संत कौन थी? तो अंडाल महिला अलवार संत थी। अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति बुद्ध का स्वागत करेगा उस पर 500 कहापड़ का दंड लगाया जाएगा, ऐसी घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो ऐसी घोषणा मल्लों के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, कोक्कल द्वितीय का उत्तराधिकारी था? तो कोक्कल द्वितीय का उत्तराधिकारी गांगेय देव था। अगला प्रश्न है, तंसुली नहर बनाकर सिंचाई करने का उल्लेख कहां से मिलता है? तो तंसुली नहर बनाकर सिंचाई करने का उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो खारवेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, नौशाह सांक चरित की रचना किसने की थी? तो नौशाह सांक की चरित की रचना पद्मगुप्त के द्वारा की गई थी। अब कुछ प्रमुख व्यक्ति और उनसे संबंधित पेशों के नाम दिए गए हैं जो सही सुमेलित हैं। चरक क्या थे? तो चरित चिकित्सा से संबंधित हैं। बराहमिहिर ज्योतिष से संबंधित हैं। भास्कराचार्य गणित से संबंधित हैं और विशाखदत्त नाटक से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, सम्रादित्य कथा किसकी रचना है? तो सम्रादित्य कथा हरिभद्र सूरी की रचना है। कथाकोश प्रकरण की रचना किसने की है? तो कथाकोश प्रकरण की रचना जिनसेन सूरी के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, कुषाण वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश व शक वंश में से वह कौन सा वंश है जिसमें गुप्तों ने पतलून पहनना सीखा था? तो गुप्तों ने कुषाण वंश से पतलून पहनना सीखा था और ये टीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें टीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, कपिसा, सुर्ख कोतल, चार सद्दा व शहबाजगढ़ी में से अग्नि मंदिर की प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो अग्नि मंदिर की प्राप्ति जो है सुर्ख कोतल से हुई है। अगला प्रश्न है, द्रोण पर्व, भीष्म पर्व, अनुशासन पर्व व शांति पर्व में से श्रीमद् भागवत गीता किस पर्व का अंश है? तो श्रीमद् भागवत गीता जो है वो भीष्म पर्व का अंश है। अगला प्रश्न है, शिव, सूर्य, भागवत तथा मैत्रेय में से वह कौन है जिसका संबंध शाक द्वीप यानी ईशान के साथ किया जाता है? तो शाक द्वीप के साथ जो संबंध किया जाता है वो सूर्य का किया जाता है। शाम्बपुरा यात्रोत्सव कब मनाया जाता है? तो शाम्बपुरा यात्रोत्सव जो है सूर्य पूजा के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वह अरबी विद्वान जिसने भारतीय क्षत्रियों को शबूक, फूरिया और कतरिया नामक वर्गों में विभाजित किया है? तो वो है प्रसिद्ध अरबी विद्वान इब्न खुर्दादब। अगला प्रश्न है, मैत्रक वंशी शासकों ने उदारता पूर्वक सहायता एवं संरक्षण किसको प्रदान किया था? तो बल्लवी शिक्षा केंद्र को प्रदान किया था। अट्टकथा नामक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो अट्टकथा नामक धर्म जो ग्रंथ है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, शिव, विष्णु, बुद्ध व गणेश में से गजहस्त मुद्रा संबंधित है? तो गजहस्त मुद्रा जो है शिव से संबंधित है। भूमि स्पर्श मुद्रा किससे संबंधित है? तो वो बुद्ध से संबंधित है। वहीं अगला प्रश्न है, कविचंडी दास द्वारा योगदान किया गया है? तो कविचंडी दास के द्वारा बंगाल भाषा को लोकप्रियता देने में योगदान दिया गया है। शुक्र नीतिसार की रचना किसने की है? तो शुक्र नीतिसार की रचना शुक्राचार्य ने की है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। नामलिंगानुशासन ग्रंथ के लेखक हैं? तो नामलिंगानुशासन ग्रंथ के लेखक अमर सिंह हैं। अगला प्रश्न है, समय मातृका रचना है? तो ये क्षेमेंद्र की रचना है। अगला प्रश्न है, बौधायन सूत्र के अनुसार
राजा अपनी प्रजा की रक्षा के लिए उपज का कितना भाग लेता था? बौधायन सूत्र के अनुसार राजा अपनी प्रजा से कर के रूप में छठा भाग लेता था। मिताक्षरा के अनुसार पुत्र को पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त होता है। तो कब प्राप्त होता है? तो जैसे उसका जन्म होता है उसे उससे पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, दाय भाग के लेखक कौन है? तो दाय भाग के लेखक जिमूतवाहन है। अगला प्रश्न है, दाय भाग के अनुसार पुत्र को पिता की संपत्ति में हिस्सा कब प्राप्त होता है? तो दाय भाग के अनुसार पुत्र को पिता की संपत्ति में हिस्सा पिता की मृत्यु के बाद प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, विश्वरूप अपरार्क विज्ञानेश्वर तथा कुल्लूक भट्ट में से याज्ञवल्क्य स्मृति का टीकाकार नहीं है। तो याज्ञवल्क्य स्मृति का टीकाकार कुल्लूक भट्ट नहीं है। कुल्लूक भट्ट किसका भाष्यकार है? तो कुल्लूक भट्ट जो है मनु स्मृति का भाष्यकार है। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी थी। तो विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता नारद और पाराशर स्मृतिकारों ने दी थी। अगला प्रश्न है, बेट्टी शुल्क सौंदर्य व विशिष्ट में से वह जो प्राचीन काल में बंधुआ श्रम को निर्दिष्ट करने वाले शब्द थे। तो बंधुआ श्रम को निर्दिष्ट करने वाले शब्दों के अंतर्गत बेट्टी और विष्ट शब्दों का प्रयोग किया गया है। उरु श्रृंग क्या है? तो उरु श्रृंग लघु शिखर के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक शब्द है। अगला प्रश्न है, होयसलेश्वर व एवं चेन्ना के 100 प्राचीन मंदिर बनाए गए थे। तो होयसलेश्वर एवं चेन्ना के 100 प्राचीन मंदिर होयसल शासक विष्णुवर्धन के संरक्षण में बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, बसाड़ की पहचान की जाती है। तो बसाड़ की पहचान प्राचीन वैशाली से की जाती है। परमार्थ बौद्ध विद्वान थे। तो गुप्त काल के थे। अगला प्रश्न है, प्राग ज्योतिष प्राचीन नाम किसका था? तो असम का प्राचीन नाम प्राग ज्योतिष था। हिरण्यकर क्या था? तो हिरण्यकर कृषिकर को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, पांड्य द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता है। तो वो है गोपुरम। अगला प्रश्न है, पल्लव द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता क्या है? तो वो मंडपम है। अगला प्रश्न है, चोल द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता क्या है? तो चोल द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता विमान है। अगला प्रश्न है, वाक्यपति दुर्लभराज, विग्रहराज तथा पृथ्वीराज में से अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक शिक्षण संस्था की स्थापना किसने की थी? तो अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक शिक्षण संस्थान की स्थापना विग्रहराज ने की थी। देख लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न। बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो बाघ की गुफाएं बाघनी नदी पर स्थित हैं। अगला प्रश्न है, वेडसा, भाजा, कारले व कोंडाने में से हीनयान कालक्रम का सबसे विस्तृत एवं विकसित चैत्यग्रह कौन सा है? तो वो है कारले। नागार्जुन कोंडा, अमरावती, गुम्मडी डुर्रु तथा फनगिरी में से दशरथ जातक का शिल्पांकन कहां से प्राप्त हुआ है? तो दशरथ जातक का शिल्पांकन जो है नागार्जुन कोंडा स्तूप अवशेष में प्राप्त हुआ है। कारले की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो कारले गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। चीनी लोग भारत को क्या कहकर पुकारते थे? तो चीनी लोग भारत को इन तू नाम से पुकारते थे। चंदायन किसकी रचना है? तो चंदायन प्रसिद्ध सूफी कवि मुल्ला दाऊद की रचना है। जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकती। ये कथन किससे संबंधित है? तो ये कथन कावेरी के डेल्टाई क्षेत्र से संबंधित है और कहा जाता था कावेरी का जो डेल्टाई भाग था वो इतना उपजाऊ था कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन से 7 आदमियों का पेट भरा जा सकता है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पूर्व मध्यकाल में दंडपाशिक शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो पूर्व मध्यकाल में दंडपाशिक शब्द का प्रयोग पुलिस अधिकारी के लिए प्रयोग किया जाता था। लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृत के पदों का विशेष ज्ञान होता है। तो लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा संस्कृत काल के मापन का जो है विशेष ज्ञान प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। यह कथन किसका है? तो यह कथन राहुल साकृत्यायन का है। अगला प्रश्न है, काकनाद बोट महाविहार कहाँ स्थित है? तो काकनाद बोट महाविहार जो है वो सांची में स्थित है। बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, कंबन की रामायण एक क्लासिक साहित्य है। तो कंबन की रामायण तमिल में एक क्लासिक साहित्य है। अगला प्रश्न है, कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन कौन माने जाते हैं? तो कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्नों के अंतर्गत पंप, पोन व रन्न को माना जाता है। तमिल साहित्य के त्रिरत्न के रूप में स्मरण किसको किया जाता है? तो तमिल साहित्य के त्रिरत्न के रूप में स्मरण किया जाता है कंबन, ओट्टक कुट्टन और पुंगलेनिध।
अगला प्रश्न है आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म केरल में हुआ था। अगला प्रश्न है शंकराचार्य की माता का क्या नाम था? तो शंकराचार्य की माता का नाम आर्यांबा था। अगला प्रश्न है तिगवा का मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है? तो तिगवा का मंदिर कंकाली देवी के नाम से प्रसिद्ध है। बाघ की गुफाओं का पता किसने लगाया था या खोज किसने की थी? तो बाघ की गुफाओं की खोज या पता लगाया था डेंजर फील्ड ने। बाघ डेंजर होता है तो इसको याद कर सकते हैं इस तरीके से। अगला प्रश्न होगा बाघ की गुफाएं किस काल का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो बाघ की गुफाएं गुप्त काल का प्रतिनिधित्व करती हैं। अगला प्रश्न है बाघ की गुफा संख्या 4 व 5 को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? तो बाघ की गुफा संख्या 4 व 5 को संयुक्त रूप से रंग महल कहा जाता है। अगला प्रश्न है अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। मिलिंद पन्हों का लेखक कौन था? तो मिलिंद पन्हों का लेखक नागसेन है। वहीं अगला प्रश्न है कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? तो कामाख्या मंदिर असम में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रत्येक वर्ष अंबुचाबी मेला कहाँ लगता है? तो अंबुचाबी का मेला असम में लगता है। अगला प्रश्न है चारवाक वासोराज बिज्जल तथा चन्नवासन में से लोकायत दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो लोकायत दर्शन का प्रवर्तक चारवाक को माना जाता है। न्याय दर्शन का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो न्याय दर्शन का प्रणेता गौतम को कहा जाता है। वही अगला प्रश्न है अंड मेध छत्र व अंतराल में से बौद्ध स्थापत्य कला का भाग नहीं है? तो बौद्ध स्थापत्य कला का भाग अंतराल नहीं है। अंतराल किसकी विशेषता है? तो अंतराल जो है नागर शैली के मंदिरों की विशेषता है। अगला प्रश्न है बाल रामायण का लेखक कौन था? तो बाल रामायण का लेखक राजशेखर है। अगला प्रश्न है बिंद शक्ति हारित पुत्र प्रवरसेन सर्वसेन तथा रुद्रसेन वाकाटक नरेश में से महाराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो महाराज की उपाधि हारित पुत्र प्रवरसेन ने धारण की थी। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र का औषधालय उस समय के विश्व के औषधालयों में से सर्वश्रेष्ठ था, यह कथन किसका है? तो यह कथन चीनी यात्री फायान का है और फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में आया था। अगला प्रश्न है अमरकंटक के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो अमरकंटक के मंदिरों का निर्माण कलचुरी वंश के शासकों के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न है कलचुरी शासक थे? तो कलचुरी शैव मता अनुयायी शासक थे। अगला प्रश्न है सामंतवाद के अंतर्गत जागीर यानी फीफ और जागीरदारी यानी वासलेज में मूलभूत अंतर क्या था? तो उत्तर है जागीर संपत्ति का अव्यय था जबकि जागीरदारी व्यक्तिगत अव्यय था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भेड़घाट की 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? तो भेड़घाट का 64 योगिनी मंदिर नर्मदा की नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर किसने नष्ट कर दिया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। अगला प्रश्न है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर किससे निर्मित है? तो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित है। अगला प्रश्न है कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीठ ने कराया था। अगला प्रश्न है ईशान वर्मन किस वंश से संबंधित था? तो ईशान वर्मन मौखर राजवंश से संबंधित था। अगला प्रश्न है महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम मौखर शासक कौन था? तो वो था ईशान वर्मन। अगला प्रश्न है वारंगल के काकतीय वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? तो वारंगल के काकतीय वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गणपत था। प्राचीन तमिल लेखक ने नंद शासकों द्वारा संचित अपार धन संपदा का उल्लेख कहाँ किया है? तो मामूल नार्थ में किया है। अगला प्रश्न खरोष्ठी लिपि में लिखित दंपत की पांडुलिपि कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वो खेतान से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है कला के इतिहास के संदर्भ में पहले से बाद के कालक्रम है? तो सबसे पहले आएगा भरहुत, फिर जग्गेपेट, फिर आएगा भूमरा, फिर आएगा तंजौर। पहले से बाद के कालक्रम में है तो सुल्तान सुत्त निपात है और उसके बाद द पेरिप्लिस ऑफ द एरिथ्रियंसी है, फिर मड़मेकले है, फिर सीयूकी है। सीयूकी किसकी रचना है? आप सभी लोग जरा कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है अगले प्रश्नों के अंतर्गत देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को और उनसे संबंधित विषय वस्तु को। तो भुवन कोश भूगोल से संबंधित है, बृहज्जातक ज्योतिष से संबंधित है, 10 रूपक नाट्यकला से संबंधित है और मानसार वास्तुकला से संबंधित है। अगला प्रश्न है आरंभिक तमिल साहित्य का साक्ष्य प्रस्तुत करता है। तो आरंभिक तमिल साहित्य जाति प्रथा की अनुपस्थिति का साक्ष्य प्रस्तुत करता है। अब कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है नालंदा कथन है नालंदा ताम्रपत्र से हमें पता चलता है कि पाल राजा देवपाल ने सुवर्णद्वीप और यौभूम के राजा द्वारा नालंदा में निर्मित बौद्ध विहारों के रखरखाव के लिए 5 गांवों का दान दिया था। कारण है यह शैलेंद्र राजाओं द्वारा अपने मातृभूमि के साथ लंबे समय तक संबंध रखने का एक अद्वितीय साक्ष्य है। तो साथियों दोनों कथन सही हैं,
लेकिन ए की सही व्याख्या आर भी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में इसके रचयिता रविकीर्त ने अपने आप को समान वर्णन किया है। किसके समान वर्णन किया है? तो जो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय है उसका एहोल अभिलेख जो है वो लिखाया गया है रविकीर्त के द्वारा, और रविकीर्त ने इसमें अपने आप को भारवी एवं कालिदास के समान वर्णित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजशेखर के संबंध में सही कथन क्या है? तो राजशेखर के संबंध में सही कथन यह है कि यह प्रतिहार शासक महेंद्रपाल और महिपाल का दरबारी कवि था। राजशेखर की रचना के बारे में अभी वीडियो में जिक्र किया गया है, तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो ये कमेंट करके बताएं कि राजशेखर की रचना कौन सी थी जिसका नाम जो है अभी वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस किया गया है। अब मंदिर निर्माण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शैलियां दी गई हैं, उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। नागर शैली, तो नागर मंदिरों का आधार वर्गाकार होता है जिसके प्रत्येक भुजा के मध्य में अनेक प्रक्षेप होते हैं जो उसे क्रॉस रूप प्रदान करते हैं। नागर शैली क्या है? ये उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की एक प्रमुख शैली है। अगला पॉइंट है द्रविड़ शैली। तो द्रविड़ शैली, इस शैली में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसके पिरामिड आकार के शिखर है, यानी पिरामिड आकार के शिखरों का निर्माण किया जाता है और ये दक्षिण भारत के मंदिरों में देखने को मिलेगी। यानी द्रविड़ शैली जो है दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण की एक प्रमुख शैली है। वहीं बासर या बेसर शैली की बात करते हैं तो यह उत्तरी और दक्षिणी शैलियों के मिश्रण से बनी है बेसर शैली, और ये आपको बता दें मध्य भारत में जो मंदिर बने हुए हैं वहां पर बेसर शैली का अधिक से अधिक आपको दर्शन होगा, यानी देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं अगला प्रश्न, कालीबंगा जहां प्राक हड़प्पा संस्कृत के अनेक स्थल पाए गए हैं, कहाँ स्थित है? तो साथियों राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां। अगला प्रश्न है, आर्यभट्टीय सूर्य सिद्धांत, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत एवं खड़ा खड़ाइका में से खगोलीय उपकरणों के सुव्यवस्थित विवरण वाली पहली उपलब्ध भारतीय रचना किसको कहा जाता है? तो वो ब्रह्म स्फुट सिद्धांत को कहा जाता है। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत के रचयिता कौन है? आप सभी लोग जरूर कमेंट करें। अगला प्रश्न है, यदि हम आहार में निकले लोहा की बात छोड़ दें तो भारत में प्रारंभिक लौह स्तर हेतु सभी कार्बन 14 तिथियां करीब 1000 ईसा पूर्व अथवा इससे थोड़ा पहले की जाती हैं। ये मत किसका है? तो ये मत है इरफान हबीब का। अगला प्रश्न है, मंडपिका, तेवराम, गढ़ी एवं अग्रहार में से छोटे सावधिक बाजारों तथा बड़े व्यापारिक केंद्रों के बीच स्थानीय विनिमय केंद्र को कौन इंगित करता है? तो स्थानीय विनिमय केंद्र को मंडपिका जो है वो वर्णित करता है। अब कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखकों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। तो काव्यदर्श के लेखक डांडी हैं, अष्टाध्यायी के पाणिनि हैं, महाभाष्य के पतंजलि हैं और तंत्रलोक के अभिनव गुप्ता हैं। ये सभी पुस्तकें इंपॉर्टेंट हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, वो भी सही सुमेलित तथ्यों पर ही आधारित है, राज्य और उनकी भौगोलिक सीमा से जुड़ा हुआ है। तो अवंती मध्य भारत का मालवा क्षेत्र है। गांधार आधुनिक पेशावर और रावलपिंडी जिले तथा कश्मीर घाटी से संबंधित क्षेत्र है। वहीं चेद मध्य भारत में बुंदेलखंड का पूर्वी भाग है। और वज्र नेपाल की पहाड़ियों तथा गंगा का उत्तरी भाग है। अगला प्रश्न है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में उल्लिखित दक्षिणापथ के अंतर्देशीय बाजारों के प्रतिनिधि कौन थे? तो वो प्रतिष्ठान एवं तगर थे। तो साथियों ये था इतिहास विषय का टीजीटी पीजीटी रिमाइंडर सीरीज के अंतर्गत प्राचीन भारत के इतिहास में विविध और इंपॉर्टेंट प्रश्नों के महत्वपूर्ण वन लाइनर रिवीजन नोट्स का पार्ट 1, जिसमें हमने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किया है जो पुस्तक में थे और आपकी सभी आगामी परीक्षाएं जैसे टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड, जीएससी प्रवक्ता, जीडीएस असिस्टेंट प्रोफेसर, केबीएस, एनबीएस और नेट जेआरएफ की परीक्षाओं के लिए काफी हेल्पफुल होगी। उम्मीद करते हैं जो वीडियो सीरीज चैनल पर शुरू की गई आप सभी की आगामी परीक्षाओं में काफी हेल्पफुल होगी और आप सभी को अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है और तैयारी फ्री ऑफ कास्ट जारी रखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमेशा अपनी तैयारी फ्री ऑफ कास्ट जारी रख सकें आगामी परीक्षाओं को देखते हुए। पूरी कंप्लीट सीरीज शुरू की जाने रही है जल्द ही टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड को टारगेट करते हुए। आप सभी लोग चैनल से जुड़े रहेंगे तो सारे हैंड रिटन नोट्स आप सभी को फ्री ऑफ कास्ट मिलने वाले हैं एग्जाम से 1 महीना पहले।
फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में पार्ट 2 लेकर के भारतीय इतिहास का विविध जो होगा। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।